एवरीवन, लास्ट के लेक्चर में हमने प्रोबेबल एरर का टॉपिक डिस्कस किया था। प्रोबेबल एरर हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबल एरर हम वो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूनिवर्स का लाई करने के जो चांसेस हैं वो हमारे रहते हैं, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबल एरर। लेकिन आजकल जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उसमें प्रोबेबल एरर की जगह यूज़ किया जाने लगा है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोबेबल एरर का जहाँ फॉर्मूला होता है हमारा 0.6745 इंटू में 1 - r² डिवाइड बाय √n। यहाँ स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होगा? बाकी सेम होगा, सिर्फ ये जो कांस्टेंट की वैल्यू ये हटा देगी। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 - r² डिवाइड बाय √n। और ये जो स्टैंडर्ड एरर है वो मोर एप्रोप्रिएट माना जाता है आजकल ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो यूनिवर्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो किस लिमिट में रहेगा। इट मीन्स वो रेंज क्या होगी जिसमें यूनिवर्स के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आने के चांसेस हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप पहले वाली वीडियो चेक कर लेना कि यूनिवर्स का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो किस तरीके से हम एस्टिमेट लगाते हैं या लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबल एरर के ज़रिए, जिसमें यूनिवर्स के या पॉपुलेशन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आने के चांसेस हमारे रहते हैं। अब इसकी जगह स्टैंडर्ड एरर का यूज़ किया जाएगा। मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड एरर ही बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर हमारा थ्री बाई टू ऑफ प्रोबेबल एरर है। इट मीन्स अगर हमारे पास प्रोबेबल एरर की वैल्यू है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। किस तरीके से? 3/2 करके। 3/2 हमने क्यों किया? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे मल्टीप्लाई में प्रोबेबल एरर में क्या होता है? 0.6745, या फिर हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 2/3। इस वैल्यू की जगह हम 2/3 भी रख सकते हैं और इंटू में 1 - r² डिवाइड बाय √n। ये होता है प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - r² डिवाइड बाय √n। इस वैल्यू से अगर हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू हमें कैंसिल करनी हो तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3/2 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? 3/2 ऑफ प्रोबेबल एरर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबल एरर क्या होता है? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं। अगर हमने फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया तो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर के ज़रिए हम कंपेयर करेंगे दो यूनिवर्स को। हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसके जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो लिमिट आएगी, जैसे फर्स्ट हमारा यूनिवर्स है या पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन हमारी क्या है, उसकी लिमिट क्या आई है जिसमें हमारे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आने के चांसेस, और जो सेकंड पॉपुलेशन है उसकी लिमिट क्या है, उसके बेस पे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। या इसके अलावा हम पॉपुलेशन में से ही अगर अलग अलग सैंपल विड्रा करते हैं तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इजीली स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्टैंडर्ड एरर से आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को इंटरप्रेट करते हो। इट मीन्स कंक्लूजन जो निकालते हो वो कैसे निकालोगे वो अलग है। प्रोबेबल एरर में हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रोबेबल एरर, जैसे हमने डिस्कस किया था r इज लेस देन प्रोबेबल एरर, तब हमने क्या माना था कि r हमारा इनसिग्निफिकेंट है, और अगर r इज ग्रेटर देन 6pe तब हमने ये माना था कि r हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड एरर के थ्रू इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अलग है। स्टैंडर्ड एरर में हम जो लिमिट फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट जब करेंगे
तो इसमें हमें क्या करना है, r+-3 स्टैंडर्ड एरर हमें करना होगा। उसके लिए लिमिट जब हमने फाइंड आउट की थी प्रोबेबल एरर के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, r+- प्रोबेबल एरर। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड एरर के थ्रू लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो तो आपने ये ध्यान में रखना है कि r+ या -3 स्टैंडर्ड एरर आपको ऐड या लेस करना होगा, ठीक है। कोर प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड एरर की। अब स्टैंडर्ड एरर से जो हमने लिमिट फाइंड आउट की है, स्टैंडर्ड एरर से हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, r+-3 स्टैंडर्ड एरर। अब इस तरीके से जो हमने लिमिट फाइंड आउट की है, अब लिमिट हमारी दो ही होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब एक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हम अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, r ऑफ सैंपल। सैंपल का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसके इक्वल आएगा अगर हम अपर लिमिट में लोअर लिमिट ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एक स्टैंडर्ड एरर की। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ की एज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो है 0.8 और जो सैंपल का साइज हमारा वो n = 100 है। अब हमें क्या कहता है कि फाइंड द लिमिट विद इन विच इज होल्ड ट्रू फॉर द यूनिवर्स। अब हमें कहता है कि वो लिमिट फाइंड आउट कीजिए जब ये ट्रू होगा यूनिवर्स के लिए। इट मीन्स यूनिवर्स के लिए हमें जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यूनिवर्स का जो r है उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर की मदद से। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 - r² डिवाइड बाय √n। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 - r² हमारा कितना है, r हमारा 0.8, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारा 0.64 डिवाइड बाय √n। √n 100 का अंडर रूट अगर हम करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ 0.36 डिवाइड बाय 10। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0.036। ये वैल्यू आपकी आ जाती है स्टैंडर्ड एरर। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, वो लिमिट निकाल लेंगे जिसमें यूनिवर्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब ये लिमिट कैसे निकलेगी, r+-3 स्टैंडर्ड एरर। अब r की वैल्यू हमारी क्या है, 0.8 प्लस 0.036 और ये अपर लिमिट हो जाएगी हमारी। लोअर लिमिट के लिए 0.8 माइनस 0.036। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, 0.8 सॉरी इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई भी तो हमें करना है। प्लस में 3 इंटू में स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू हमारी क्या है 0.036 और माइनस 3 इंटू में 0.036। अब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8 प्लस 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 1.198 नहीं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 8 और यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.108। इसी तरीके से सेम इसमें आएगी 0.8 माइनस 0.108। अब इससे हमारी अपर और लोअर लिमिट निकल आएगी। इससे जो अपर लिमिट हमारी निकल के आएगी वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.908। ये अपर लिमिट हमारी, लोअर लिमिट
0.692, ये हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हम यूनिवर्स का फाइंड आउट करेंगे तो वो इस लिमिट के बीच में आने के हमारे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या लिया था कि अगर हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो r के इक्वल होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमें दी गई उसके इक्वल होगा। चेक कर लो एक बार ये प्रॉपर्टी भी इसकी आप, 0.908 प्लस 0.692, जब हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ऐड करो आप, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 और 2 0, 9 and 1 0, 9 और 6 15 और 16 1.600 डिवाइड बाई 2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8, जो कि r के इक्वल है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड एरर का यूज़ करेंगे और इस पर बेस जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस, ये जस्ट आपको बताया गया, इस पे बेस कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस क्या शो करता है, जैसे कई बार हम r फाइंड आउट करते हैं, r की वैल्यू आ जाती है 0.8, r की वैल्यू जैसे लास्ट एग्जांपल में हम लिया था 0.8। अब x एंड y दो हमारे वेरिएबल थे जिसमें r की वैल्यू 0.8 आई, तो x हमारा हम मान के चलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेके चलते हैं बेसिकली। तो हम क्या मानते हैं कि जो y डिपेंड करता है, y में जो चेंज आता है वो 0.8% या 80% x पे डिपेंड है, हम ये मान लेते हैं, जो कि गलत है। तो एक्चुअल में सही क्या है, सही जो हमारा रिप्रेजेंट करता है r स्क्वायर, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जो कि क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेशियो हमारा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस। अब जैसे r हमारा था 0.8, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 0.64, तो जो चेंजेस आते हैं y में, उसमें जो टोटल वेरिएशन है वो 80% जो है उसका 64% x पे डिपेंड करता है या x के कारण आता है। बाकी % जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो एक्सप्लेन किया जाता है x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके द्वारा। बाकी का जो रह गया हमारा टोटल वेरिएशन हमारा 80% अगर है, इसमें से 64 अगर हम लेस कर दें तो जो 16% है वो ड्यू टू अदर फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं y को, उनके कारण ये चेंजेस आया है। अब ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कि जो वेरिएशन आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका कितना परसेंट एक्सप्लेन किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस। अब r स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। अब जैसे मैं ये कहूँ कि y में आपका जो चेंज आया है वो टोटल आया है 100 यूनिट, मान लेते हैं हम 100 यूनिट का चेंज आया है y में। अब टोटल जो हमारा वेरिएशन है वो 100 यूनिट है। एक्सप्लेन वेरिएशन, अब इन दोनों के बीच में जब हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया तो वो हमारा 0.8 आया। अब उसके बाद जब हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो फाइंड आउट किया वो हमारा 64 आया। तो 64 हमारा क्या है,
एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। तो ये जो रेशियो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्योंकि हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डायरेक्टली आर का स्क्वायर करके फाइंड आउट करते हैं, तो आर की जो वैल्यू हमारी वो 0 से लेकर के 1 के ±1 के बीच में होती है। ये प्रॉपर्टी है आर की हमारी, जो हमने पहले ही स्टडी की हुई है। आर की वैल्यू हमेशा 0 से -1 या +1 के बीच में हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो जब हम 0 से 1 के बीच में किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा लेस देन 1 रहेगी। एक से हमेशा क्या रहेगी, अब जैसे 0.8 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये 0.64 आएगी, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। तो ये वैल्यू हमारी हमेशा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, और ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर आर की वैल्यू माइनस में भी है तो भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो दो प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, एक तो इसकी वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसीलिए हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से रिलेशनशिप के डायरेक्शन का पता नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आप मैथमेटिकल जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू उनसे निकाली गई है, जैसे हम कहें कि आर की जो वैल्यू है उससे आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आर से क्या होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे जो 0 से 1 के बीच में है तो वो हमारी कम वैल्यू आएगी। अब जैसे 0.8 का हमने स्क्वायर किया था तो ये कम होगी, और जैसे जैसे ये वैल्यू आर की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी, ये और भी तेज़ी से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो और भी तेज़ी से कम होती चली जाएगी। जैसे आर की वैल्यू अगर हमारी 0.8 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0.64 आई। अगर आर की वैल्यू 0.5 आ जाती है तो हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू 0.25 आ गई। देखो कितनी तेज़ी से कम है। तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि अगर हम 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से कम ही होगा, और जितनी आर की वैल्यू कम होगी उससे तेज़ी से आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी। केवल उस सिचुएशन में हमारी आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आर से कम नहीं होगी, जब आर की वैल्यू हमारी या तो 0 है या आर की वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो उस केस में r इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। बस यही प्रॉपर्टी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ये तो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पता चल गया तो आप कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी आसानी से बता सकते हो। अब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के स्क्वायर से। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो तो हमने प्रेजेंट कर दिया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, तो बाकी क्या रह गया, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन रह गया हमारा। अब वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशंस, जिसे हम बेसिकली के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब के स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस आर स्क्वायर, या हम कहें कि 1 में से अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू लेस कर दो तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, जो रिप्रेजेंट करता है कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे x और y के बीच में हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया, जो कि वैल्यू आई हमारी 0.8, r इज इक्वल टू 0.8 आया। अब r में जो
वैल्यू हमें मिली है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पता चलता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो कि आया हमारा 0.64। अब 0.64 क्या रिप्रेजेंट करता है कि y में जो चेंज आता है उसका 0.64 या हम कहें कि 64% किस कारण है, x के कारण है। अब जैसे y में 100 यूनिट का चेंज आता है तो उसमें से 64 यूनिट का चेंज किस कारण आता है, x के कारण। अब बाकी का जो 36 यूनिट है, 36 यूनिट का जो चेंज आया है वो हम बता ही नहीं सकते किस कारण से आया, वो हमारा क्या होगा, अनएक्सप्लेन वेरिएशन। अब उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा के स्क्वायर जो कि है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये अनएक्सप्लेन वेरिएशन का टोटल वेरिएशन के साथ क्या है, रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो हम के स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, इस पे बेस कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम जल्दी जल्दी टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पीछे वाला रिवाइज कर लीजिए और ये वाला टॉपिक आज क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट हम मंडे को स्टडी करेंगे।